हेलो एवरीवन, DBSK इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सेंटेंस। इसी के विषय में सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे भी होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सेंटेंस का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस का बिना उसका अर्थ बदले हुए उसके बनावट में परिवर्तन कर देना, उसकी स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर देना। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी भी सेंटेंस का जो अर्थ है, जो भाव है, उसमें कोई बदलाव ना हो और जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव हो जाए, तो उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखी गई है, जब किसी सेंटेंस में मीनिंग बदले बिना उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है। अर्थात जब किसी भी सेंटेंस की जो मीनिंग है उसमें कोई बदलाव ना हो, अर्थात सेंटेंस की मीनिंग में कोई छेड़छाड़ ना हो और उसके स्ट्रक्चर में हम बदलाव कर दें, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत रखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन इज अ चेंजिंग एप्लीकेशन ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर मेकिंग नो चेंज इन सेंस एंड मीनिंग। तो उसके सेंस में, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप ग्रामर के एक रूप से दूसरे रूप में उसका परिवर्तन कर दीजिए। तो इसी के विषय में हमें सीखना है, समझना, जानना भी है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। डेफिनेशन आपको पता ही हो गई होगी। जब किसी सेंटेंस में मीनिंग बदले बिना उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर का मतलब होता है सेंटेंस की जो बनावट है, ठीक, में कोई चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है। ये इतनी बात ध्यान देना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है। बस इतना समझना कि सेंटेंस का भाव नहीं बदलना चाहिए और उसकी जो बनावट है उसी को हमें बदलना है। जैसे वाक्य है, The book is difficult। लिखा है The book is difficult। अब इसी सेंटेंस का हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो इसका भाव नहीं बदलना चाहिए। अच्छा, इसका भाव क्या है? The book is difficult। किताब क्या है? किताब कठिन है, ठीक। इसका यही भाव है। जब इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये भाव नहीं बदलना चाहिए, इस भाव में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है कि आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर तो बदल सकते हैं लेकिन उसका भाव नहीं बदला जा सकता, ठीक। यदि उसका भाव भी बदल दिया जाएगा तो फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रह जाएगा। तो किताब कठिन है, तो इस किताब का अर्थात इस वाक्य का जो भाव है उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा कैसे। इसका मतलब ये हो जाएगा द बुक इज नॉट इजी। द बुक इज नॉट इजी अर्थात पुस्तक सरल नहीं है, किताब सरल नहीं है। जब किताब सरल नहीं है अर्थात किताब कठिन है, ठीक हो गया ना, ट्रांसफॉर्मेशन इसका बन गया। द बुक इज़ डिफ़िकल्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा द बुक इज़ नॉट इजी, अर्थात किताब सरल नहीं है, आसान नहीं है, ठीक। तो इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। जो हमें सीखना है, आज हमें सीखना है सेंटेंस कंटेनिंग एडवर्ब टू। सेंटेंस कंटेनिंग एडवर्ब टू। एडवर्ब टू ऐसे सेंटेंस जिसमें एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया हो, उन्हीं सेंटेंस के बारे में हमें सीखना है कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन बनता कैसे है। तो इसमें जो पहला है वो है एडवर्ब टू को रिमूव करके। एडवर्ब टू का रिमूवल, या आप रिमूव ही कहिए,
एडवर्ब टू का रिमूव करके, अर्थात एडवर्ब टू को हटा करके। ठीक, हमें सीखना है सेंटेंस कंटेनिंग एडवर्ब टू, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया हो। ठीक, उस सेंटेंस में से हमें इस टू को हटा करके, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है। तो इसी के विषय में हमें जानना है। तो देखिए, एडवर्ब टू के लगे हुए जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यदि जिन सेंटेंसों में एडवर्ब टू का यूज होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि उसमें सब्जेक्ट प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव, ये एक प्रकार का सेंटेंस ये होता है। मान लीजिए सब्जेक्ट तो कॉमन है तो सब में रहेगा, ये बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बनेगा ही नहीं। अर्थात टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव। और एक दूसरे प्रकार का होता है जिसमें टू प्लस एडजेक्टिव, बस। तो पहले वाले में क्या है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव। दूसरे वाले सेंटेंस में क्या है, टू प्लस एडजेक्टिव। तो टू लगे हुए सेंटेंस दो प्रकार के, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें टू का यूज किया गया हो दो तरह के होते हैं। एक में टू एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव होता है और एक में टू और एडजेक्टिव भी होता है। तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे जिन सेंटेंस में टू भी है, एडजेक्टिव भी है और प्लस इन्फिनेटिव भी है। ठीक, ऐसे सेंटेंस को हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। पहले इसी को हम पढ़ते हैं कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक, उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। अर्थात टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव। उम्मीद है कि आप लोगों को एडजेक्टिव भी पता होगा और इन्फिनेटिव भी पता होगा। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें टू भी हो, एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव हो, उनका हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, अर्थात उनमें से हम एडवर्ब टू को रिमूव कैसे करते हैं, उसी के बारे में हमें सीखना है। देखिए, जिन सेंटेंस में क्या हो, टू हो प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव, ऐसे सेंटेंस में जो पहला नियम है, ठीक, ये जो टू है इसको हम बदल देंगे सो में। किस में? सो में। और जो एडजेक्टिव है इसमें, एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम दैट का यूज करेंगे। किसका? दैट का यूज करेंगे। और दैट के तुरंत बाद जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, उसको हम लिखेंगे। ठीक। और जो इन्फिनेटिव है, अर्थात इन्फिनेटिव टू, ध्यान देना है, TOO ये एडवर्ब टू है, ये इन्फिनेटिव टू है। ठीक। ये जो इन्फिनेटिव टू है इसको हम टेंस के आधार पर, अर्थात यदि प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट में, ठीक, यदि पास्ट है तो कुड नॉट में, ठीक, चेंज कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, टू को सो में बदलेंगे, एडजेक्टिव के तुरंत बाद दैट लिखेंगे और दैट के बाद जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, ठीक, उसे हम लिखेंगे। उसके बाद ये जो इन्फिनेटिव टू है इसको हम यदि प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट में बदल देंगे और पास्ट टेंस है तो कुड नॉट में बदल देंगे। ठीक। तो भी एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे से समझोगे। जैसे रवि इज टू वीक
टू रन, ये सेंटेंस लिखा गया है। रवि इज़ टू वीक टू रन, इसी का हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक, तो देखिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा कैसे। ये TOO है, माफ़ कीजिएगा। रवि इज़ टू, एडवर्ब टू, रवि इज़ टू वीक, रवि इज़ टू वीक टू रन। ठीक, इसी का हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो टू को किस में बदलेंगे, सो में बदलेंगे। सब्जेक्ट तो यहाँ से वही रहेगा रवि। दैट के बाद जो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, दैट के बाद जो सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहेगा उसी को हम लिखेंगे। ठीक, या उसका प्रोनाउन रूप जो होता है उसको हम लिखेंगे। हो जाएगा रवि, हेल्पिंग वर्ब इज ही रहेगा। टू को हम सो में बदल देंगे, रवि इज सो। ठीक, वीक, रवि इज सो वीक। अब हमने कहा था ना कि एडजेक्टिव के बाद क्या लिखा जाएगा, दैट। इसमें एडजेक्टिव कौन है, वीक, तो यहाँ पर वीक लिखा गया, इसके बाद दैट। अब दैट के बाद हमने बताया था कि सब्जेक्ट लिखा जाएगा, जो भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है। रवि ये नाउन है, इसका आप प्रोनाउन फॉर्म भी लिख सकते हो, अर्थात चाहे आप रवि लिखिए चाहे ही लिखिए, ये हो जाएगा ही। रवि इज सो बिग दैट ही। अब ये जो टू है इन्फिनेटिव, इसको यदि प्रेजेंट है तो आप कैन नॉट में, पास्ट है तो कुड नॉट में। देखिए इज है ना, प्रेजेंट है, तो सीधी सी बात यहाँ पर कैन नॉट होगा। ठीक, कैन नॉट रन। ठीक, ये हमारा बन गया ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, इसमें एडवर्ब टू लगा हुआ है, इसमें एडवर्ब टू नहीं लगा हुआ है, लेकिन दोनों के भाव में कोई परिवर्तन नहीं है। रवि इज़ टू बिग टू रन, रवि इज़ सो बिग दैट ही कैन नॉट रन। देखिए ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है, ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। रवि इज़ सो बिग, रवि इतना कमज़ोर, दैट की, रवि इतना कमज़ोर है कि ही कैन नॉट रन, दैट ही कैन नॉट रन, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक, और इसका जो भाव निकलता है वो निगेटिव सेंस में आता है। ठीक, अर्थात रवि सो बिग, रवि बहुत कमज़ोर है, दैट ही कैन नॉट रन, अर्थात यहाँ तक कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। तो उम्मीद है आपको बाद में बात समझ में आई होगी। भाई इतना ध्यान देना, टू को सो में बदलेंगे और जो एडजेक्टिव यूज होगा, ठीक, उसके बाद हम दैट लिखेंगे और दैट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। जो सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। यदि नाउन है तो उसका हम प्रोनाउन रूप भी लिख सकते हैं। और टू को यदि प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट में, और पास्ट टेंस है तो कुड नॉट में। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। और भी वाक्य है, जैसे वाक्य है द न्यूज इज टू गुड, टू गुड टू बी ट्रू, टू बी ट्रू। अब ये सेंटेंस देखिए, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। जब इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये हो जाएगा द न्यूज इज, टू को सो में बदल लेंगे, इसके बाद एडजेक्टिव लिखा जाएगा, एडजेक्टिव के बाद आप क्या लिखोगे, दैट। ठीक, अब द न्यूज है, इसके जो हम यदि आप द न्यूज ही लिख सकते हो, या आप इसको इट के द न्यूज़ को आप इसका जो प्रोनाउन बनता है इट भी लिख सकते हो। यहाँ पर हम इट लिख दें, दैट के बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखा जाएगा। देखिए वहाँ पर जो भी सब्जेक्ट लिखा जाएगा वो पहले वाले ही सब्जेक्ट का ही रूप होगा। ठीक, यदि यहाँ ही रहेगा तो वहाँ भी ही रहेगा। जैसे यहाँ पर कोई नाउन है तो उसका प्रोनाउन आप लिख सकते हो, जैसे द न्यूज़ है, ठीक, तो आप इसके लिए वहाँ पर इट का यूज कर सकते हो। तो इट के साथ ये प्रेजेंट टेंस से जान ही रहे हो, इट कैन नॉट बी ट्रू। ठीक, इट कैन नॉट बी ट्रू, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक, उम्मीद है कि बात आ रही होगी समझ में। अब आगे चलते हैं।
यदि कोई वाक्य पैसिव वॉइस में आ जाता है, थोड़ा सा ध्यान देना, यदि कोई वाक्य पैसिव वॉइस में आ जाता है तो उसका रूप भी वही होगा, ठीक, रूप वही होगा। ये जो कैन नॉट है, कैन नॉट के साथ बी का यूज हो जाएगा, वाक्य पैसिव वॉइस में हो जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो पैसिव वॉइस का भी देख लेते हैं। द हाउस इज़ टू कॉस्टली टू बी परचेस्ड। द हाउस इज टू कॉस्टली, कॉस्टली माने होता है महंगा, टू कॉस्टली टू बी परचेस्ड। परचेस्ड का मतलब होता है खरीदना, ये कॉमर्स लैंग्वेज का शब्द है। अब देखिए ये वाक्य पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस पता कैसे लगता है, टू बी ना, वर्ब टू बी के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस में है। अब यहाँ पर आप लोग मत ढूंढिएगा कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे है, ठीक। ये हो जाएगा दी हाउस इज, टू को किस में बदलेंगे, सो में। अब सो के बाद एडजेक्टिव कॉस्टली, एडजेक्टिव के तुरंत बाद दैट, दैट के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, वो भी पहले वाले क्लॉज से, ठीक। अर्थात दैट हाउस के लिए हम इट का यूज कर सकते हैं। अब ये प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी परचेस्ड, परचेस्ड हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। अब थोड़ा सा और ध्यान देना, द हाउस इज सो कॉस्टली, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक। दैट इट कैन नॉट बी परचेस्ड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में दैट लगाने के बाद जो सब्जेक्ट लिखा जाएगा वो प्रिंसिपल क्लॉज का ही यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, जो पहला वाला वाक्य है। इसी सब्जेक्ट को आप वहाँ लिखोगे। यदि कोई नाउन है तो उसका जो प्रोनाउन फॉर्म बनता है उसको भी लिख सकते हो, या नाउन को ही लिख दीजिए। यहाँ मान लीजिए आप इट के स्थान पर आप दी हाउस भी लिखते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा, दी हाउस इज़ सो कॉस्टली, घर इतना महंगा है, दैट की दी हाउस कैन नॉट बी परचेस्ड, कि घर खरीदा नहीं जा सकता। यही तो अर्थ बनेगा। यदि आप इट का यूज करोगे तो बनेगा क्या, इट कैन नॉट बी परचेस्ड, या इसे खरीदा नहीं जा सकता। बस हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, वही अर्थ इसका है, ठीक। इसका जो लास्ट अर्थात दैट इट कैन नॉट बी परचेस्ड, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसका जो भाव निकलता है वो निगेटिव सेंस में जाता है। किसमें, निगेटिव में जाता है, ठीक। ये हमेशा ध्यान देना, निगेटिव भाव होता है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद देखिए, यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है, यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, निर्जीव हो, निर्जीव हो, और उस वाक्य में फ्रेज का यूज किया गया हो। कैसे फ्रेज का, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। फ्रेज का मतलब वाक्यांश, ऐसे नहीं, हाँ ठीक, ऐसे फ्रेज का यूज किया गया हो जैसे फॉर मी, फॉर मी, तो इसको हम आई में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। इसको हम आई में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर हिम, इसको हम ही में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। फॉर देम, इसको दे में कन्वर्ट कर देंगे। और क्या बच रहा है, फॉर यू का तो फॉर यू ही होगा। फॉर अस, फॉर अस को बी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। तो यदि किसी भी सेंटेंस का नियम ध्यान देना, यदि किसी भी सब्जेक्ट का कर्ता निर्जीव है, ठीक, तो इसमें ऐसे वाक्यांश का प्रयोग हुआ है जैसे फॉर मी, तो इसको हम आई में, फॉर हिम को ही में, फॉर देम को दे में, फॉर अस को बी में हम चेंज कर देंगे, ठीक। इतना ध्यान देना। लेकिन कब, जब वाक्य का कर्ता निर्जीव हो या कोई बेजानदार वस्तु हो, ठीक, दोनों ध्यान देना। यदि बेजानदार वस्तु हो और निर्जीव हो, ठीक, जैसे द ट्री इज सो हाई, इज सो हाई, फॉर मी टू क्लाइम, CLIMB, क्लाइम। द ट्री इज सो हाई फॉर मी, मेरे लिए पेड़ इतना ऊंचा है
टू क्लाइम, अर्थात मैं चढ़ नहीं सकता। ठीक, जब इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो यही नियम ध्यान देना, यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव अर्थात बेजानदार हो, ठीक, और वाक्य में ऐसे वाक्यांश का यूज हुआ हो जैसे फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस, फॉर देम, तो उनका सब्जेक्टिव रूप लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, द ट्री इज, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर टू रहेगा, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। तो क्या हो जाएगा, द ट्री इज, टू को हम सो में बदल देंगे, द ट्री इज सो हाई। ठीक, और जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें एडजेक्टिव का यूज होगा, ध्यान देना। द ट्री इज सो हाई, फॉर मी का मतलब होता है, इसको जब कन्वर्ट करेंगे फॉर मी का, जब हम इस फॉर मी को कन्वर्ट करेंगे तो आई में जाएगा, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द ट्री इज सो हाई दैट का भी तो यूज होगा। अब फॉर मी के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई प्रेजेंट टेंस है, आई कैन नॉट क्लाइम। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा फिर समझ लीजिए आप लोग अच्छे से। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, अर्थात पेड़ मेरे हिसाब से काफ़ी ऊंचा है, टू क्लाइम, अर्थात मेरे जिस हिसाब से मैं चढ़ता हूँ उस हिसाब से पेड़ काफ़ी ऊंचा है, फॉर मी मेरे लिए, अर्थात मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। तो देखिए नियम क्या था, टू को सो में बदलने का, टू को सो में। ठीक, एडजेक्टिव के बाद दैट के बाद जो भी सब्जेक्ट बनता है उसको लिखा जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर फॉर मी दे दिया है तो वहाँ पर इसी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म बनेगा वो दैट के बाद वही लिखा जाएगा। ठीक, यही नियम था। तो बन गया क्या, द ट्री इज सो हाई। अब हाई के बाद ये एडजेक्टिव के तुरंत बाद दैट, सो हाई दैट। अब ये फॉर मी को जब हम आई में बदलेंगे तो यहाँ पर आई यहाँ पर लिखा जाएगा सब दैट के तुरंत बाद, तो येगा आई कैन नॉट। टू को किस में बदलना है, प्रेजेंट है तो कैन नॉट, पास्ट है तो कुड नॉट, कैन नॉट क्लाइम। ठीक, बात समझ में आ रही होगी उम्मीद है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और एक चीज़ हमेशा ये आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए, ये सारे नियम तब लागू होंगे जब टू वाला सेंटेंस जो है टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव होगा। ठीक, जब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव होगा, ऐसा नहीं कि टू और एडजेक्टिव होगा, उसके लिए दूसरा नियम है। अब आगे हम लोग चलते हैं, टू प्लस एडजेक्टिव, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस में नॉट दिया है, ठीक, तो वहाँ पर हम कैन नॉट नहीं लिखेंगे, केवल कैन लिखेंगे। ठीक, क्योंकि हम कैन नॉट लिखते थे, इन्फिनेटिव टू के स्थान पर प्रेजेंट है तो कैन नॉट और पास्ट है तो कुड नॉट लिखते थे। यदि वाक्य पहले से ही नेगेटिव फॉर्मेट में है तो हम कैन नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो वहाँ पर केवल कैन का यूज होगा या कुड का ही यूज होगा। जैसे ही इज़ टू इंटेलिजेंट नॉट टू बी सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ही इज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व, नॉट टू सॉल्व, नॉट टू सॉल्व। the problems। अब देखिए ही इज़ टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब ये जो इन्फिनेटिव टू के पहले जो नॉट आया है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो बड़ा ही आसान है, हो जाएगा ही इज, टू को सो में इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, हमेशा ध्यान देना। ऐसे वाक्यों में हमेशा एडजेक्टिव आता है, इंटेलिजेंट दैट, अब ही के स्थान पे ही रहेगा, ही। अब यहाँ पर नॉट दिया ना, जब इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे अर्थात
ही के बाद ये नॉट नहीं लिखा जाएगा, ही कैन, ठीक, सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक। तो यदि इन्फिनेटिव टू से पहले नॉट आया हुआ है तो जब हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो नॉट नहीं लिखा जाएगा, अर्थात कैन का कैन रहेगा और कुड ही रहेगा। अर्थात प्रेजेंट टेंस है तो कैन और पास्ट टेंस है तो कुड। यदि नॉट दिया है तो नॉट हमें लिखना नहीं है, तो केवल कैन लिखना है। यदि प्रेजेंट टेंस में है, यदि पास्ट टेंस में है तो केवल कुड लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब आगे चलते हम लोग टू प्लस एडजेक्टिव वाले सेंटेंस में। टू प्लस एडजेक्टिव, इसको हटा दीजिए। अब टू प्लस एडजेक्टिव में, ठीक, तो इसमें बहुत ही आसान है। टू को हम बदल देंगे एक्सट्रीमली में या ओवर में, या आप टू को एक फ्रेज के रूप में बदल सकते हैं। फ्रेज के रूप में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट। किसी में आप बदलिए, भाव वही रहेगा। जैसे है दिवीदर, दिवीदर इज टू हॉट, मौसम बहुत, अर्थात मौसम बहुत गर्म है। तो ये क्या हो जाएगा? अब कोई भी टू के स्थान पे आप कोई भी यूज कर दो। हम यदि ओवर का यूज़ करेंगे, मतलब एक्सट्रीमली का यूज़ करिए या ओवर का, एक्सट्रीमली ये TRE है, ठीक, वो मत समझ लेना। क्या हो जाएगा? दिवीदर, दिवीदर इज, अब टू के स्थान पे दोनों में से कोई एक, ओवर हॉट, दिवीदर इज ओवर हॉट, ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ही आसान है। यदि आप टू के स्थान पर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी कर सकते हो, अर्थात जब इसको हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज़ करके बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द वेदर इज हॉट, ठीक, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, टू हट जाएगा ना। देखिए चाक, अब हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का ये भी यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा द वेदर इज हॉट, टू हट गया, हॉट के तुरंत बाद, अर्थात एडजेक्टिव के तुरंत बाद उस फ्रेज का यूज़ करेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। द वेदर इज हॉट, मौसम हॉट है, गर्म है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जो उसकी एक उचित सीमा है, ठीक, उससे परे गर्म है, अर्थात मौसम गर्म है, या ओवर हॉट है, या एक्सट्रीमली हॉट है। बहुत ही आसान है इसको समझना। उसके बाद जैसे माई मदर, माई मदर इज फैट, टू फैट, टू फैट, मेरी माँ काफ़ी मोटी है, वाक्य का ये भाव है। जब इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, अर्थात इसके रूप में परिवर्तन करेंगे, भाव में नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन रूप परिवर्तन होता है, भाव का नहीं। अर्थात जब इसकी स्ट्रक्चर में हम कोई परिवर्तन करेंगे, मेकिंग नो चेंज इन दिस सेंस एंड मीनिंग, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है ना, इट इज़ अ चेंजिंग एप्लीकेशन ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर, अर्थात एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में ही बदलने की इस प्रक्रिया को हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। वो भी क्या? मेकिंग नो चेंज इन दिस सेंस एंड मीनिंग, अर्थात भाव और अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे माई मदर इज टू फैट, मेरी माँ इतनी मोटी है, अब इसी को आप दूसरे शब्दों में कहना, भाव वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा? आप टू के स्थान पर आ ओवर या एक्सट्रीमली, क्या हो जाएगा? माई मदर इज, टू के स्थान पर आप एक्सट्रीमली क्या यूज़ कर सकते हो? एक्सट्रीमली फैट, अर्थात मेरी माँ अत्यधिक मोटी है,
या ओवर, ठीक, ओवर फैट, अर्थात फैट ओवर है, ज़्यादा मोटी है। अब इसको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी कर सकते हो। क्या हो जाएगा? माई मदर इज फैट। अब वो जो फ्रेज है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक, ये हो गया माई मदर इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, अर्थात जो फैट की प्रॉपर लिमिट है उससे भी अधिक मोटी है माँ मेरी। तो ये हमारा रहा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हम लोग आज ये पढ़े कि कैसे कंटेनिंग एडवर्ब टू वाले सेंटेंस को, कैसे उसमें से हम एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं, ठीक। तो इस तरह से एडवर्ब टू को रिमूव किया जाता है। दो सेंटेंस बनते हैं एडवर्ब से, जिसमें एडवर्ब टू हो, एडजेक्टिव इन्फिनेटिव हो, और दूसरा क्या है जिसमें टू और एडजेक्टिव हो। तो दोनों के नियम थे। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है अच्छे समझ में तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो भी आपकी समस्या है, समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे एडवर्ब टू जोड़ा कैसे जाता है, ठीक। तब तक आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा।